Anish. We will discuss the last topic of chapter 8 and that is reproductive health. देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने जो यहाँ पे पोर्शन हाईलाइट किया है आपको सिर्फ वो पढ़ लेना है, ठीक है। अब मैंने आपकी दो स्ट्रेटजीज अपनाई है, एक तो यहाँ पे पोर्शन भी हाईलाइट कर दिया, इसको पढ़ सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने बुक में, और मैंने यहाँ पे देखिए दूसरा आपको नोट्स दे दिए हैं बना के और शॉर्ट में, इसे आप पढ़ना चाहें तो मैंने इसमें बहुत समराइज फॉर्म में चीज़ें लिख दी हैं जो आपका वहाँ टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज़ ग्रेजुअल। इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन यानी कि वही प्यूबर्टी के जो प्रोसेस है, अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या कहलाती है, प्यूबर्टी कहलाती है। गर्ल्स में जो होती है 10 to 14 ईयर है और बॉयज़ में 12 to 16 ईयर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है इन 4 साल में या दोनों में 4-4 साल का टाइम होता है बॉयज़ और गर्ल्स में। तो उसमें क्या होता है ये जो हम सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है हमारे बॉडी में, सेक्सुअली हम मैच्योर होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, दैट इज़ ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे होता है। एक मंथ में कुछ हुआ, फिर अगले मंथ में, फिर कुछ अगले मंथ में, तो इस तरह से 4-5 साल लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डजंट मीन दैट बॉडी एंड द माइंड इज़ रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट आर हैविंग चिल्ड्रन। इसका मतलब आपने देखा होगा कि जल्दी एज में जैसे गर्ल्स की जो गवर्नमेंट की जो डिक्लेयर्ड मैरिज की एज है वो 21 है, और जो बॉयज़ में होना चाहिए कम से कम 18 ईयर्स का होना चाहिए। तो इसमें ये माना जाता है कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है इस एज में लगभग कोई भी जो गर्ल्स या बॉयज़ हैं वो अटेन कर लेते हैं, और फिर वो इस काबिल हो पाते हैं कि सेक्सुअल एक्ट को कर पाएँ या सेक्सुअली कुछ कर पाएँ। और सेक्सुअली करने के बाद क्या होगा, अगर वो मतलब इससे पहले ये एक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी वो प्यूबर्टी की स्टेज में है, 10 साल 12 साल में है और एडल्ट नहीं हुए हैं और वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं, तो इट मे कॉज सो मेनी डेंजर्स, है ना। तो इसमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, और इसका जैसे कोई अब सेक्सुअली मैच्योर होने की स्टेज में आ गया है, 10 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का है, तो और अगर मान लीजिए वो सेक्सुअल एक्ट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसमें ये हो सकता है कि ये लीड कर सकते हैं, ये जो उसके सेक्सुअल एक्ट हैं उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सेक्सुअली हल्के हल्के मैच्योर होना शुरू हो गया तो ये कर सकता है, उसका माइंड उसकी बॉडी इसके लिए तैयार है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का कोई एक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल एक्ट इज़ अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज़ विच में कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसमें अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो सेक्सुअल एक्ट होता है वो बहुत इंटीमेट होता है, बहुत एक दूसरे के दो बॉडीज़ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है जब इतनी ज़्यादा करीब इंसान आ जाता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने के, STIs होने के, STDs होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि छोटी एज में उनको मालूम होता नहीं है और वो सेक्सुअल एक्ट का परफॉर्म करते हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियां डिजीज़ लग सकती हैं जो बहुत फेटल हो सकती हैं आगे जाके, ठीक है। इसमें जो बीमारियां हैं वो सबसे पहले है गोनोरिया, सेकेंड है सिफिलिस। इसमें क्या होता है पूरी बॉडी में यूरिन डिस्चार्ज करने में दिक्कत आती है, एब्डोमिनल पेन्स होते हैं, टेस्टिकल्स में पेन होंगे गाइज में, और आपकी बॉडी में अगर ये इन्फेक्शन फैल गया बैक्टीरियल तो इसमें बॉडी पे छोटे छोटे वूंड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब शुरू में पेनफुल नहीं होते हैं सिफिलिस में, गोनोरिया में सिर्फ जो होता है वो पेनफुल होते हैं, और धीरे धीरे वो बहुत गंदे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं गोनोरिया और सिफिलिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। अगली जो होती है वो होती है वार्ट्स। वार्ट्स जो होती है अगर आप सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ आउटग्रोथ निकलने लगेंगी, वार्ट्स निकलने लगेंगे, मतलब दाने बड़े बड़े निकल आएंगे जैसे फोड़े बोलेंगे, और फिर वो बहुत फर्दर लीड कर सकते हैं इन्फेक्शन को, इनफर्टिलिटी तक कॉज कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और HIV एड्स के बारे में आपने सुना है, ये तो फेटल डिजीज़ है, इससे डेथ ही हो जाती है इंसान की, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, आप बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए सेक्सुअल। और सेक्सुअल एक्ट इनसे बचने के लिए क्या है, कम से कम एक कवरिंग या कॉन्डम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, मेनी वेज टू अवॉइड डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी, है ना। अब बहुत सारे बाज़ार में या फिर बहुत सारे ऐसे
मेथड डेवलप हो गए हैं, कर लिए गए हैं साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने, जिससे हम डिजीज़ को रोक सकते हैं। मतलब सेक्सुअली एक्ट या इंटीमेट कोई हो रहा है तो वो डिजीज़ को रोक सकता है और प्रेगनेंसी को भी रोका जा सकता है। इसमें पहला है मैकेनिकल बैरियर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैकेनिकल बैरियर में जो होता है, इसमें कॉन्डम होते हैं, कॉन्डम फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। लेटेक्स का बना होता है। ये इससे क्या होता है, अगर ये फिज़िकल बैरियर कोई इस कवरिंग को लगा लेता है, यूज़ करता है, तो उस पर क्या होगा, फिज़िकल बैरियर की तरह वो काम करेगा, मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करेगा। और ये जो स्पर्म्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे ओवा तक और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वही ज़ाइगोट एम्ब्रियो और फिटस नहीं बनेगा और बेबी प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल। जो हार्मोनल पिल है, आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हार्मोन के जो गर्ल्स में ओवुलेशन होता है 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन में, तो वहाँ पे जो 14 डेज़ पे होता है तो FSH और LH हार्मोन जो होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको। अगर ये कोई गोली ले लेती है, कोई गर्ल, कोई फीमेल को ये गोली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेती है या हार्मोनल पिल ले लेती है, तो उसका वो जो हार्मोन का लेवल 14 डेज़ को आना है वो नहीं आ पाता है और ओवुलेशन जो होता है वो उसे डिले कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। पर इसमें नुकसान बहुत बड़ा ये होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये डॉक्टर के बगैर राय के नहीं लेना चाहिए। इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं और इससे क्या होगा, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा है इंट्रा यूट्राइन UTERINE यूट्राइन डिवाइसेस या IUDs जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लूप और कॉपर टी का इस्तेमाल होता है। लूप एंड कॉपर टी जो होता है, कुछ एक लेटेक्स की, एक PVC की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई कुछ आइटम्स होते हैं जिनको यूट्रस की ओपनिंग पे जहाँ सर्विक्स होता है उसको क्लोज करने के लिए प्लेस कर देते हैं। और जिससे कि क्या होता है, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा भी तो स्पर्म्स यूट्रस से होके वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएंगे और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। पर इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड जो है ये सर्जिकल मेथड्स हैं। ये काफ़ी लॉन्ग रन में रिलायबल हैं, पर आप जानते हैं कि सर्जरी, इनके नाम से ही लोग डरते हैं। सर्जरी भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और इसमें कोई भी सर्जरी हो उसमें चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं उनके होने के बड़े चांसेस, और अगर ये सही से परफॉर्म की जाए तो ये लॉन्ग रन में काफ़ी होता नहीं, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी को और चीज़ों को रोकने में काम आती है। इसमें पहला जो है, मेल पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। मेल में हम ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस क्या होता है, टेस्टिस से निकली वो ट्यूब्स होती हैं जो स्पर्म्स को लेके जाती हैं, कैरी करती हैं। तो अगर हम इसको बंद कर दें, इसको ब्लॉक कर दें, हैं, टाई कर दें, सर्जरी करके इनको बांध कर दें या इनको कट करके अलग अलग बांध दिया जाए, तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं वो पहुँचेंगे ही नहीं सीमेन में, और सीमेन में जब स्पर्म ही नहीं होंगे तो स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं करेंगे ओवा को, और प्रेगनेंसी, अनअवॉइडेबल प्रेगनेंसी जो होती, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें जो मेथड है, इस मेथड को क्या कहते हैं, ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंस को वेसेक्टोमी, VESECTOMY। तो वेसेक्टोमी जो है ब्लॉकेज ऑफ मेल वासा डिफरेंसेस हैं। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में आपको मालूम है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। तो अगर हम ओविडक्ट को भी हम ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, ओवा से नहीं मिल पाएगा स्पर्म, फर्टिलाइज नहीं हो कर पाएगा स्पर्म ओवा को, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। और इस मेथड को, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, TUBECTOMY। तो ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको मेथड्स बता दिए, आपको उसके वजहें बता देंगी, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे इसका उपाय कर सकते हैं इन 4 मेथड से। तो ये आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट में आपको बताऊं। बुक से भी एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में नोट्स तो दे दिए हैं, बुक को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसे हाईलाइट कर लीजिए और उसे एक बार पढ़ लीजिए। टिल देन, गुड बाय।